तो बच्चों आज हमने पिछले लेक्चर में चार्जेस देखे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस देखा, हमने मेथड्स ऑफ चार्जिंग देखे, हमने ये तीन चीजें, ये बेसिक चार्ज से रिलेटेड चीजें देखी हैं। आज जो हमें चीज देखने जा रहे हैं वो है एक्चुअली क्या है कि मैंने जब आपको चार्जेस के बारे में बताया था, चार्जेस के बारे में और भी कई सारी चीजें हैं जो उस समय वहां पर नहीं थी, आगे आपको मिलने वाली हैं। तो जो चार्जेस है ना, चार्जेस, मुझे कुछ लोग पूछते हैं कि सर क्या चार्जेस के पास मास होता है क्या? मैंने कहा कौन से चार्जेस के पास? बोलोगे सर कोई भी चार्ज? यस, चार्जेस के पास मास होता है, क्योंकि जो आप सबसे छोटा चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होता है किसी एक चीज में तो उसके पास क्या मास जरूर होता है। क्या जरूर होता है? मास जरूर होता है। मान लो एक बॉडी है और एक ये दूसरी बॉडी है जिसमें मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसको ट्रांसफर कर दिए? इस बॉडी को। तो क्या इस बॉडी का मास बढ़ेगा? मास ट्रांसफर होगा? बिल्कुल ट्रांसफर होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कितना होगा तो आप बोलोगे कि सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me इज नोन एज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हुए हैं? दैट इज n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने 10 इलेक्ट्रॉन पास किए हैं तो आप बोलोगे कि सर 10 इंटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कहां पे पास हुए हैं? इस जगह से कहां पास हुए हैं? यहां पर। तो मैं आपसे पूछूं कि मास ट्रांसफर्ड का फॉर्मूला बताओ, क्वेश्चन आएगा आपसे। तो मास ट्रांसफर्ड का फॉर्मूला जो होता है दैट इज कितना होता है? मास ट्रांसफर्ड का फॉर्मूला होता है हमारे पास टोटल मास का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ये समझ लेना कि जब भी किसी बॉडी को मैं चार्ज करता हूं तो उस पे मैं कुछ ना कुछ चार्जेस दे रहा हूं। चार्जेस मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन्स या फिर प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स अगर दे रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है। और वो इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होगा कहां पर? किसी बॉडी में, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे उतना ही मास क्या होगा? बॉडी में क्या होगा? ट्रांसफर होगा। क्या होगा? ट्रांसफर होगा। ठीक है। तो मास के पास क्या है? सबसे बड़ी बात याद रखना कि मास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सबके पास होती है। इलेक्ट्रॉन्स के पास भी है, प्रोटॉन्स के पास भी है और सबके पास है। ठीक है, हाँ कि ना? याद रखना ये चीज, अपने दिमाग में बिठा के रखना, फीड करके रखना, तो आपको आसानी रहेगी समझने के लिए। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सर होता कितना है, आप तो बोल रहे हो कि भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। -31 kg मतलब सोच सकते हो कितना छोटा होता है। तो अगर आपको निकालना है, मैं आपसे बोलूं कि मैं एक बॉडी थी, मैंने एक चार्ज ऑब्जेक्ट लाया, उसको टच करा दिया तो उसमें से कुछ चार्जेस इधर चले गए। आप बोलोगे अच्छा चले गए, कितने चार्जेस गए? कितने इलेक्ट्रॉन्स गए? अब चार्जेस का मतलब क्या? सबसे छोटे चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स चले गए, कितने इलेक्ट्रॉन्स गए? बोलूंगा 10। तो बोलोगे सर 10 इंटू n कितने आ गए? 10। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमेशा क्या है? फिक्स है कि नहीं? तो कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा आपको क्या करेगा? याद रहना चाहिए क्या? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे ही है, आपको बोर्ड्स एग्जाम्स में पहले पेज में आपको दे दिया जाता है, तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हमेशा याद रखना कि ऐसे क्वेश्चंस जब आएंगे तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट मानी जाती है। क्या मानी जाती है? कि कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि क्या सर चार्ज और मास, चार्ज वेस मास बोलता हूं मैं एक्चुअली, चार्ज और मास इनमें क्या कोई डिफरेंस है क्या? मैं बोलता हूं भाई थोड़ा सा तो है डिफरेंस। बच्चे बोलते हैं सर क्या डिफरेंस है? ऐसा क्या है कि चार्ज क्या है, मास क्या है, हमें समझ ही नहीं आता। तो मैं उनको बोलता हूं कि चार्ज और मास में देयर आर मेनी डिफरेंसेस। क्या? देयर आर मेनी डिफरेंसेस, बहुत सारे डिफरेंस हैं, जिसमें पहला इंक्लूड होता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि जो चार्ज होते हैं ना, चार्ज नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। आपको पता है, मैंने बताया ये चीज कि चार्जेस क्या है? नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं, मास जो है ना, मास हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऐसा थोड़ी बोल सकते हो कि किसी का मास क्या है? -3 kg है, ऐसे नहीं बोल सकते हो आप। ठीक है, तो मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। आपको ये याद रखना पड़ेगा, हमेशा के लिए आपके दिमाग में होना चाहिए कि मास क्या होता है। ठीक है। उसके बाद है कि एक्चुअली दूसरा है कि ये जो चार्जेस है ना, चार्जेस कैन बी याद है? क्वांटाइज्ड, याद है? नहीं याद है?
याद नहीं होगा तो मैं आपको बता दूं, क्वांटाइज्ड में मैंने बताया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी Q इज इक्वल टू क्या होता है, Ne, याद रखो। और मास का अभी तक क्वांटाइजेशन कोई प्रूफ नहीं हो पाया है, समझ में आया? तो मास ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, अभी तक तो नहीं है, आगे हो जाए तो पता नहीं। क्वांटाइजेशन ऑफ मास is not established yet. It is not established yet. ठीक है, हमेशा याद रखना कि मास और चार्ज के बीच का क्या है, ये एक दो क्या है, रिलेशन है, ठीक है, हाँ कि ना? अच्छा, कई बार और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं चार्जेस की, मैं आपको नोट्स में वैसे भी प्रोवाइड करने वाला हूं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेसिकली याद रखना कि चार्जेस और मास, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस, अच्छा, इनका एक डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो सबसे ज्यादा अच्छी बताया नहीं जाता है, आपके सिलेबस में माना नहीं जाता है, लेकिन आपको पता है, आप चार्ज अगर एक रेस्ट ऑब्जेक्ट में रखो या फिर एक मूविंग ऑब्जेक्ट में रखो, यानी आपने एक ऑब्जेक्ट लिया, उसमें कुछ चार्ज रख दिए और वो चार्ज, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो भी उतना ही चार्ज है, वो ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है तो भी उतना चार्ज है। कौन सी प्रॉपर्टी है ये है इनवेरिएबिलिटी की प्रॉपर्टी। याद है मैंने बताया था कि अगर एक मैं रॉड ले लूं, एक कुछ भी ले लूं, उसमें कुछ चार्जेस डाल दूं, अभी उसको रॉड को रखा हुआ है तो उतने ही चार्ज, उस रॉड को लेके भागने लगूं तो भी उतने ही चार्ज, ठीक है? तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि चार्ज ऑब्जेक्ट क्या है, मूव कर रहा है या फिर क्या है, रेस्ट पर है, ठीक है? लेकिन मास का जरूर फर्क है। तो मैं आपको ये पहले लिख देता हूं कि चार्जेस डज नॉट डिपेंड, ये मैंने प्रॉपर्टी में भी बताया हुआ है, डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन। याद रखना हमेशा, आपसे कभी कोई पूछ सकता है कि क्या चार्जेस मोशन या रेस्ट पर डिपेंड होते हैं क्या? सर नहीं होते, चाहे कितना भी उनको घुमा लो। लेकिन मास के साथ एक प्रॉब्लम है, और वो ऐसी प्रॉब्लम है, मैं आपको बता दूं कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन स्पीड। आप बोलोगे सर ये तो कुछ नया लेके आए हो। यस, बिल्कुल। अगर मैं आपसे पूछूं कि मास ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस विद द स्पीड, ओ माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? क्या है? मास ऑफ द बॉडी, फिर से बोलो, मास ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस विद द स्पीड, इंक्रीजेस विद द स्पीड। बाप रे, मतलब मैं अगर 10 केजी का हूं और मैं भागने लगता हूं बहुत तेजी से, तो मेरा मास बढ़ जाएगा। भाई ये तो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए एक फॉर्मूला दिया गया है इसको स्टैब्लिश करने के लिए। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। इसको ऐसे ही नहीं साइंटिस्टों ने बोला, साइंटिस्ट बहुत दिमाग लगाते थे, उन्होंने कुछ एक फॉर्मूला दिया जिसको हम आगे भी डिस्कस नेक्स्ट स्लाइड में करने वाले हैं। हमेशा याद रखना कि ये क्या है, चार्ज बेस मास है, ठीक है? इसको आप नोट डाउन कर लो। क्या कर लो? नोट डाउन, ठीक है? तो नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मास को कैसे बढ़ता है, हमें जानना है। तो एक थ्योरी है जिसको बोला जाता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या बोला जाता है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। नाम सुना होगा इसको। ये बहुत बढ़िया थ्योरी है, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, समझ में आया? इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, एक वो फॉर्मूला ऐसा था कि m इज इक्वल टू m0 अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आप बोलोगे सर ये क्या है? भाई सिंपल सी बात है कि ये m0 mc क्या है। तो याद रखो m0 है ऑब्जेक्ट का मास, मास ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। याद रखना ये उस ऑब्जेक्ट का मास है जब ये ऑब्जेक्ट का मास है जब ऑब्जेक्ट क्या था, रेस्ट पर था, ठीक है? दूसरा c क्या है पता ही होगा, इसको बताने की जरूरत आपको है नहीं, स्पीड ऑफ लाइट। क्या बेटा? स्पीड ऑफ लाइट। और m क्या है? इट इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। याद रखना, when object is moving with velocity v, विद वेलोसिटी v, ये जो v दिख रहा है ये विद वेलोसिटी v। अब ध्यान से रखा, बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं v को c से कम कर दूं, यानी c को क्या कर दूं, बड़ा, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया,
अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो ये जो पूरा का पूरा रिजल्ट है, देखो डिनोमिनेटर कैसे होता है, जैसे मान लो 1/2 है तो ये कितना आंसर आएगा 0.5, लेकिन वहीं पर अगर मैं डिनोमिनेटर को बड़ा करके 1/5 लिख दूं तो आंसर हो जाता है 0.2। तो मतलब जैसे डिनोमिनेटर बढ़ेगा ये वैल्यू पूरी की पूरी वैल्यू v²/c² की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो 1 में से क्या करेगा, कम सब्ट्रैक्शन होगा, है कि नहीं, हाँ कि ना। अगर ये कम सब्ट्रैक्शन होगा तो मान लो 1 में सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू आती है 0.49, उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 0.07, हाँ कि ना, कि 0.7 हो जाएगा, 0.7 कर लिया। तो आप जब यहां पे जब डिवीजन में ये, क्योंकि m0 के नीचे है ये चीज, जब ये वैल्यू पूरी की वैल्यू बड़ी हो गई तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, m वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल सी बात बताओ, m की वैल्यू, क्वेश्चन समझो, c की ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू बड़ी हो गई, क्योंकि ये वैल्यू छोटी हो गई कि बड़ी हो गई, ये वैल्यू बड़ी हुई तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो गई, छोटी। 1 में से सब्ट्रैक्शन क्या हो गया भाई, ऑब्वियसली अगर ये छोटी हो गई तो 1 में से सब्ट्रैक्ट करके 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आप क्या देखते हो, और उसके बाद स्क्वायर रूट में है तो आप क्या देखते हो, जब c बड़ा है, मतलब ये स्पीड क्या है, दिख रहा है आपको, c v से कम है, तो यानी याद रखना कि जो मेरा मास है वो किससे बड़ा हो जाता है, m0 से। यानी अगर मेरी स्पीड, ये देख सकते हो कि मेरा मास क्या हो रहा है, m0 रेस्ट पर था और m क्या हो गया, बड़ा हो गया। किससे बड़ा हो गया बेटा, इस m0 से m बड़ा हो गया। यानी m क्या है, the mass of the object when the object is moving with velocity v and m0 is the mass of object at rest। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई वैसे वैसे क्या हो जाएगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज होने लगेगा। क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है, हमेशा याद रखना ये चीज को, अपने दिमाग में फीड करके रखना कि मास एनर्जी का बेसिकली ये एक अच्छी चीज है जो जिससे समझ में आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, हाँ कि ना। तो आपने चार्जेस के बारे में हमने पढ़ा, चार्जेस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, चार्जेस का मास होता है, बिल्कुल होता है, चार्जेस और मास में डिफरेंस देखा हमने, है ना। मास हमारा कैसे कैसे चेंज हो सकता है, मास चेंज हो सकता है, वो तो बहुत बड़ी बात है, राइट। मतलब अगर स्पीड बढ़ गई तो मेरा मास बढ़ जाएगा, यार ये एक बहुत अच्छी चीज है। दूसरा जो फैक्ट है ना, मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको बताता हूं। कहानी ऐसी है कि कूलम्स लॉ एक ऐसा लॉ है, ये कूलम साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया था। और पहली प्रॉपर्टी आप जब याद रखो चार्जेस की, तो मैंने बोला था अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन क्या था कि चार्जेस जो हैं, अगर लाइक चार्जेस हैं वो क्या करते थे, रिपेल, और अनलाइक चार्जेस क्या करते थे, अट्रैक्ट करते थे। ठीक है, वो था हमारा क्या, चार्जेस की एक प्रॉपर्टी थी। अब वही प्रॉपर्टीज को यूज करके कूलम ने अपना एक लॉ दिया था, और बहुत हद तक ये ग्रेविटेशन लॉ से मैच भी करता था, बट पूरी तरीके से नहीं, कुछ हद तक। ये काफी एक नोन चीज है। तो कूलम्स ने क्या बताया कि when 2 point charges, क्या बेटा, when 2 point charges are kept at some distance यानी दो चार्जेस को मैंने कुछ दूरी पर रख दिया, पॉइंट चार्जेस को, some distance, they will either attract or repel with each other with a force that force is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द square of distance between them। बड़ी डेफिनेशन है ये। क्या है, when 2 point charges are kept at some distance they will either attract or repel with each other with a force। अब लगेगा, जब repel और करेंगे तो एक फोर्स लगेगा,
that force is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distances between them. बहुत बड़ी बात है, इसको दिखता ये बहुत, एक्चुअली डेफिनेशन तो है यार, एक्चुअली बेसिकली ये लॉ ही है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये है क्या, बोलना क्या चाहता है समझ में नहीं आया। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको समझाता हूं। मान लो आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक है Q1 दूसरा है Q2। अब ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लाइक भी हो सकते हैं और अनलाइक भी हो सकते हैं, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव नेगेटिव हो सकता है, या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। और मान लो कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, r। कितना है बच्चा, r, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे एक बात सिंपल सी बता दो कि क्या बताया कूलम्स लॉ ने, क्या कहा, यही तो पहली लाइन थी कि व्हेन 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस रखे हैं, आर केप्ट एट अ डिस्टेंस। अब मान लिया डिस्टेंस कितना है, r है, हमने रख दिया है। कह रहे हैं कि अब ये दोनों या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, यानी इनके बीच में लगेगा फोर्स, और जो फोर्स होगा ना दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2। क्या है, Q1 एंड Q2, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन देम, यानी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस क्या है, दोनों के बीच का r, उसका स्क्वायर किया तो r स्क्वायर, और इनवर्सली है, इनवर्सली मतलब अगर मैंने ये बढ़ाया तो f क्या हो जाएगा, कम। और ये डायरेक्टली का मतलब क्या होता है, अगर Q1 Q2 बढ़ा दिए तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है कि इन दोनों को मैं साथ में लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, हाँ कि ना, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, आपको दिख रहा होगा, लिख सकता हूं इन दोनों को साथ में। तो देखते हैं, अगर मैं दोनों को साथ में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, Q1 और Q2 अपॉन r का स्क्वायर। फिर वही क्वेश्चन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का एक प्रॉब्लम है कि फिजिक्स में तो ठीक है, बट मैथमेटिकली, जब मैथमेटिकली इसको सॉल्व करोगे तो आपको इक्वल टू साइन चाहिए, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काम नहीं करता है, ठीक है। तो f विल बी इक्वल टू, यहाँ पे एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा, मैंने k लाया है। अब इस k के बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाला हूँ, बड़े मजेदार, ठीक है। आज के लेक्चर में नहीं, आज सिर्फ लॉ बताया है मैंने आपको। कहते हैं ना ये बड़ा मजेदार है, बहुत मस्त सी चीज है, हलवा है गाजर का, समझ लो, सिंपल सी बात। इतना मस्त कहानी है ना इसके k के बारे में, मैं बता नहीं सकता। इस k को हम बोलते तो हैं कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, लेकिन एक्चुअली ये मीडियम टू मीडियम चेंज होता है। आई लेट यू नो, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। और k की वैल्यू जो हो जाती है, ये हो जाती है 9 × 10⁹9। अच्छा, याद रखना, इसके बारे में हम बहुत डिटेल्ड में डिस्कस करने वाले हैं k के बारे में। आज के लिए आपको इतना ही है कि देखो भाई, मैंने आपको बताया चार्ज के बारे में, आपने प्रॉपर्टीज देखो, चार्ज क्या पढ़ा, चार्ज क्या है, सबसे छोटा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बाद हमने क्या पढ़ा कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में ही 2 प्रॉपर्टी तो आगे भी काम आई, और उसके बाद हमारे पास क्या आया, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अब आज हम आए तो हमने बताया कि चार्ज के पास मास भी होता है, बिल्कुल होता है, और चार्ज और मास का डिफरेंस भी पढ़ा कि व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज मास। मैंने बताया कि चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, मास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, समझ में आया। दूसरा मैंने एक बार आपको और बताई कि मास बढ़ सकता है स्पीड और इसके साथ, बट चार्ज रुका रहेगा तो सेम है, चलने भी लगा तो भी बॉडी के अंदर सेम ही चार्ज रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसे हम बोलते थे इनवेरिएबिलिटी ऑफ चार्ज। और हमने सीखा कूलम्स लॉ, यानी पहली प्रॉपर्टी की अट्रैक्शन एंड रिपल्शन वाली। तो इसमें कूलम्स क्या कहते हैं कि अगर 2 चार्जेस हैं वो रिपेल या फिर क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो मैं आपको लेक्चर बता रहा हूँ ये बेसिक्स के लिए है, आपके लिए। इसके बारे में इसके बाद क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो बहुत हाई क्वेश्चंस है, क्वेश्चन सेशंस अलग होंगे, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट लेसन है, ठीक है। इसके बारे में हम के बारे में और इस लॉ के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए आप इसे पढ़िए और रिवाइज करिए, ठीक है। चलिए, बाय बाय।